पालनपुर नामक एक छोटे से गांव में धनसुख नाम का एक दुराचारी सेठ रहता था। वह अत्यंत पाखंडी, दुराचारी और घमंडी व्यक्ति था। धनसुख सेठ गांव के गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उनसे अपने घर तथा खेतों के सभी काम करवाता। वह इतना पाखंडी और कठोर दिल का था कि उसने गांव के गरीब लोगों के पैसों के ब्याज के बदले उनके घर और खेत अपने पास गिरवी रख लिए थे। एक दिन की बात है, जब गांव के गरीब लोग उसके यहाँ काम कर रहे थे, तभी धनसुख सेठ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे यह क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने आराम से काम करोगे तो ये आलू के बोरे मैं बाजार में बेचने कब ले जाऊंगा? जल्दी जल्दी काम करो, अपने हाथ और पैर तेजी से चलाओ। तुम लोग ऐसे ही आराम से आलू के बोरे ले जाओगे तो बाजार पहुंचने से पहले ही ये आलू यहीं खराब हो जाएंगे। तभी काम करते करते गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, धनसुख सेठ के पास गया और बोला, धनसुख सेठ, मुझे आज थोड़े अधिक पैसों की जरूरत है, तो कृपया मुझे आज थोड़े पैसे ज्यादा दे दें। बाद में मेरी मजदूरी से हिसाब करके काट लेना। रामलाल, तूने आज ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया जो मैं तुझे ज्यादा पैसे दूं? और तुझे आज ज्यादा पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? धनसुख सेठ, मुझे कल तक मेरे बेटे की स्कूल फीस भरनी है। अगर मैंने कल तक स्कूल फीस नहीं भरी तो मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए सेठ जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज मुझे थोड़े पैसे ज्यादा दे दीजिए। अगर आप मुझे पैसे ज्यादा देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई रामलाल, क्या मैंने अपने घर में पैसों का पेड़ लगाया हुआ है जो तुझे ज्यादा पैसे दूं? तेरे बेटे की स्कूल फीस भरनी है तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। अब जाओ और जल्दी जल्दी काम करो। इतना सुनकर रामलाल दुखी मन से वहां से चला गया और दोबारा काम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब काम समाप्त हो गया तो गांव के सभी गरीब मजदूर धनसुख सेठ के पास अपनी मजदूरी लेने पहुंचे। धनसुख सेठ, काम खत्म हो गया है, अब हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए। मंगलू, क्या सारा काम खत्म हो गया है या कुछ और भी काम बचा हुआ है? नहीं धनसुख सेठ, सारे आलू के बोरे गाड़ी में रखवा दिए हैं। अब कोई भी काम बाकी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। अरे नहीं भोला, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैंने तुम सबकी मजदूरी का हिसाब पहले ही कर रखा है। मैं एक एक का नाम लूंगा और वो आगे आकर मुझसे पैसे ले ले। मंगलू, ये लो तुम्हारी आज और कल की मजदूरी, पूरे 700 रुपए। भोला, ये तुम्हारी आज की मजदूरी, 350 रुपए। गोपाल, ये लो तुम्हारी एक दिन के 350 रुपए। और आखिर में बचा रामलाल। क्यों भाई रामलाल, तुम क्यों पीछे पीछे छिपे हो? तुम भी आगे आओ और अपनी मजदूरी ले जाओ। रामलाल दुखी मन से अपनी मजदूरी लेने के लिए धनसुख सेठ के पास आया। क्यों भाई रामलाल, तुम क्यों पीछे रह गए? काम किया है भाई तुमने। ये लो रामलाल, तुम्हारे 2 दिन की मजदूरी, पूरे 750 रुपए। क्या हुआ रामलाल, इतने उदास क्यों हो? कोई चिंता की बात है क्या? धनसुख सेठ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कृपया मुझे आज थोड़े ज्यादा पैसे दे दीजिए। अगर मैंने कल तक अपने बेटे की स्कूल फीस नहीं भरी तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई रामलाल, तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। अभी तुम सबको अपनी अपनी मजदूरी मिल गई है ना, तो अब अपने अपने घर जाओ। मुझे बहुत काम है, बाजार जाकर आलू के बोरे बेचने हैं। और हाँ, कल याद से काम पर आ जाना। इतना कहकर वहां से सभी गांव के मजदूर अपने अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद धनसुख सेठ अपने वफादार मुनीम से बोला, मुनीम जी, एक बात याद रखना, मेरा नाम लेकर अगर गांव का कोई आदमी आपसे पैसे मांगने आए तो उसे पैसे देने से मना कर देना, ताकि ये लोग जीवन भर मेरे यहां मजदूरी करें। और ये गांव के सभी लोग एक बात याद रखना, मेरा नाम लेकर अगर गांव का कोई आदमी आपसे पैसे मांगने आए तो उसे पैसे देने से मना कर देना, ताकि ये लोग जीवन भर मेरे यहां मजदूरी करें और ये गांव के सभी लोग
जिंदगी भर मेरी गुलामी करते रहें। ठीक है सेठ जी, आपकी बात सही है। अगर आप इन गांव वालों को पैसे देते रहेंगे तो ये लोग आपके सिर पर बैठ जाएंगे। रामलाल दुखी मन से अपने मजदूरी के पैसे लेकर घर चला गया। रास्ते में वह सोच रहा था, अब मैं मेरे बेटे की स्कूल की फीस कैसे भरूं? अगर पैसे नहीं दिए तो मास्टर जी मेरे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे। क्या मेरी गरीबी की वजह से मेरे बेटे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा? थोड़ी देर बाद रामलाल घर पहुंच जाता है। रामलाल घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सरिता ने पूछा, क्या हुआ रामलाल, इतने उदास क्यों हो? मजदूरी के पैसे मिले या नहीं? सरिता, पैसे तो मिले, लेकिन सिर्फ उतने ही जितने हमारी मेहनत के थे। मैंने सेठ जी से ज्यादा पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब क्या होगा रामलाल? कल तक अगर हमारे बेटे की स्कूल की फीस नहीं भरी तो मास्टर जी हमारे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे। अगले दिन जब गांव के मजदूर फिर से काम पर पहुंचे तो सेठ धनसुख एक नई चाल चल चुका था। उसने अपने मुनीम को पहले ही समझा दिया था कि अब किसी को भी पैसे उधार न दिया जाए। तभी अचानक धनसुख सेठ वहां आकर बोला, अरे ओ मंगलू, कल तू काम पर क्यों नहीं आया था? तेरी आज की आधी मजदूरी काट ली जाएगी। लेकिन सेठ जी, कल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए नहीं आ सका। ये क्या बात हुई भाई मंगलू? तुम लोगों को मैंने कल ही बोला था काम पे याद से आना करके, तो तुम कल काम पे क्यों नहीं आए? और तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी तो क्या हुआ? मेरा काम जरूरी था या तेरी माँ? मंगलू चुप रह गया। वह जानता था कि कुछ कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामलाल का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और बोला, हम कब तक सेठ की इस गुलामी को सहते रहेंगे? वह हमारे साथ इंसानों जैसा नहीं, जानवरों जैसा व्यवहार करता है। लेकिन रामलाल, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने विरोध किया तो वह हमें काम से निकाल देगा और हमारे घर वालों पे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भोला, अगर हम सब मिलकर धनसुख सेठ के खिलाफ खड़े होंगे तो सेठ कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। अब मजदूरों के मन में विरोध की चिंगारी जल चुकी थी। मजदूर तय कर चुके थे कि अब धनसुख सेठ अन्याय नहीं सहेंगे। गांव के मजदूरों के मन में अब गुस्सा और आक्रोश था। वे वर्षों से सेठ धनसुख के अत्याचार सहते आ रहे थे, लेकिन अब रामलाल की बातों ने उनके दिलों में विरोध की आग जला दी थी। अगली सुबह जब सभी मजदूर धनसुख सेठ के यहाँ काम पर पहुंचे तो उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे अन्याय नहीं सहेंगे। काम शुरू होते ही धनसुख सेठ हमेशा की तरह चिल्लाया, अरे निकम्मो, आज भी सुस्ती करोगे तो आधी मजदूरी काट लूंगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लेकिन इस बार मजदूर चुपचाप सिर झुकाकर काम करने की बजाय एक दूसरे की ओर देखने लगे। सेठ जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। बात करनी है रामलाल? क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बको। सेठ जी, हम सब ने फैसला किया है कि अब हम आपकी शर्तों पर काम नहीं करेंगे। हमें हमारी मेहनत का पूरा हक चाहिए। हमें पूरा मेहनताना चाहिए और बिना किसी कटौती के। अरे रामलाल, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? जो पैसे देता हूँ उसी में गुजारा करो, वरना किसी और के यहाँ काम ढूंढ लो और मेरे से ब्याज पे लिए हुए पैसे मुझे वापिस दे दो। अब बहुत हुआ सेठ जी, हम आपकी गुलामी और नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम काम बंद कर देंगे। धनसुख सेठ के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गरीब मजदूर उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ हड़ताल की तो मैं तुम सबके घर और खेत को नीलाम करवा दूंगा और गांव से बाहर निकलवा दूंगा। जब भूखे पेट मरोगे तब समझ में आएगा। लेकिन मजदूरों ने तय कर लिया था कि वे डरेंगे नहीं। उन्होंने काम बंद कर दिया और गांव के चौपाल में इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि मजदूरों ने सेठ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ लोग डरे हुए थे कि अगर सेठ नाराज हो गया तो गांव में भूखमरी की नौबत आ जाएगी। लेकिन ज्यादातर गरीब मजदूर अब एकजुट हो चुके थे। सेठ धनसुख को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने अपने मुनीम को बुलाया और गुस्से से बोला, मुनीम जी, ये मजदूर तो मेरे सिर पर चढ़ गए हैं। अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर हमने इन्हें अभी नहीं रोका तो कल ये और ज्यादा मांगे करने लगेंगे। सेठ जी, अगर आप चाहें तो हम दूसरे गांव के कुछ गुंडों को बुलाकर इन्हें डरा सकते हैं। धनसुख को यह बात पसंद आई। उसने तुरंत दूसरे गांव के कुछ दंभगों को बुलाया और उन्हें मजदूरों को धमकाने का आदेश दिया। आज शाम होते ही सेठ के आदमी मजदूरों के पास जाकर उन्हें धमकाने लगे। देखो, सेठ जी का कहना मान लो
नहीं तो तुम सबका अंजाम बुरा होगा। अगर तुम लोग कल तक शेठ जी के खेतों पर काम पे वापिस नहीं आए तो तुम्हारे घरों पर हमला होगा। इतना समझाकर सेठ के गुंडे वहां से चले जाते हैं। लेकिन गरीब मजदूर डर तो गए थे, लेकिन इस बार वे झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आपस में चर्चा की और फैसला किया कि वे गांव के मुखिया के पास जाकर न्याय की मांग करेंगे। अगली सुबह सभी मजदूर गांव के मुखिया के घर पहुंचे और सभी ने अपनी अपनी परेशानी बताई। मुखिया जी, सेठ हमें हमारे हक के पैसे नहीं देता और अब हमें गुंडों के हाथों धमकाया भी जा रहा है। अब हमें आप ही न्याय दिला सकते हैं। सेठ धनसुख हमेशा से ही गरीबों का शोषण करता आया है, लेकिन अब इस अन्याय को रोका जाएगा। मैं खुद उससे बात करूंगा। तभी मुखिया गांव के सभी मजदूरों के साथ सेठ के हवेली पर पहुंचा। सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हो। उनके मेहनत के पैसे उन्हें मिलने ही चाहिए। मजदूरों की मांगें जायज हैं। अगर आप उन्हें उनका पूरा मेहनत का हक नहीं देंगे तो हम पंचायत में इस मुद्दे को उठाएंगे। गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्गों के सामने धनसुख सेठ पहली बार दबाव में था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा, अगर मैं अभी झुक गया तो ये मजदूर आगे भी रोज नई नई मांगे करने लगेंगे। मुझे कोई और चाल चलनी होगी। मुखिया जी, मैं हमेशा से गांव वालों का भला चाहता हूँ। अगर मजदूरों को ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं अपना निर्णय लेकर ही फैसला लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तभी मुखिया ने गंभीर आवाज में धनसुख सेठ से कहा, ठीक है सेठ जी, हम आपको 3 दिन का समय देते हैं। अगर आप मजदूरों की मांगे नहीं मानते तो 3 दिन के बाद पंचायत में इस पर फैसला होगा। धनसुख सेठ ने ऊपर से सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन उसने कुछ और ही सोच रखा था। अगली रात धनसुख सेठ ने फिर से अपने गुंडों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, सुनो मेरे वफादार गुंडों, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। अगर गांव के मजदूर मेरे सामने झुकने से मना कर देते हैं तो हमें उन्हें तोड़ना होगा। तुम लोग एक काम करो, गांव में जाओ और कुछ लोगों को पैसों की लालच दो, कुछ मजदूरों को डरा दो और जो नहीं माने उन्हें सबक सिखा के आओ। अगर तुम लोग हड़ताल छोड़कर सेठ के खेतों पर काम पर लौट जाते हो तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे और आप लोगों को कोई कर्ज भी नहीं मांगा जाएगा। अगर तुम लोगों ने सेठ के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। उतना कह के गुंडे वहां से चले जाते हैं। गुंडों की ये बातें सुनकर गांव के मजदूरों के बीच फूट पड़ने लगती है। कुछ डर गए तो कुछ पैसों के लालच में आकर सेठ के पक्ष में हो गए। अगली सुबह जब मजदूर फिर से चौपाल में इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग अब उनके साथ नहीं थे। ये क्या देख रहा हूं मैं? कल तक जो गांव के मजदूर हड़ताल में हमारे साथ खड़े थे, वे अब सेठ के साथ हो गए। सेठ ने कुछ लोगों को पैसे और सुविधाओं का लालच दिया है और कुछ लोगों को सेठ के गुंडों ने डरा दिया। ये सुन के रामलाल को बहुत गुस्सा आ गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, मंगलू, ये सब करके हम डरने वाले नहीं हैं। ये हमारी मेहनत की लड़ाई है और हम इसे जीत कर ही रहेंगे। गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे तो दूसरी ओर सेठ अपनी चालाकी से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह था कि क्या मजदूर अपने हक के लिए डटे रहेंगे या फिर सेठ की चालों का शिकार हो जाएंगे। भाइयों, सेठ हमें आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। अगर हम डर गए या पैसों के लालच में आ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी गुलामी करेंगी। हमें एक होकर धनसुख सेठ का सामना करना होगा। धीरे धीरे कुछ मजदूर जो लालच में आ गए थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे फिर से हड़ताल में शामिल हो गए। 3 दिन बीत चुके थे। पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी बुजुर्ग, मुखिया और मजदूर इकट्ठा हुए। सेठ धनसुख भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था। सेठ जी, 3 दिन पहले हमने आपको मजदूरों की मांगों पर विचार करने के लिए कहा था। अब आपका 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। अब बताइए, क्या आप इन्हें पूरा मेहनताना देने के लिए तैयार हैं या नहीं? मुखिया जी, मैं मजदूरों को जितना दे सकता हूं उतना दे रहा हूं। अगर ये ज्यादा की मांग कर रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना सुनते ही मजदूरों में गुस्से की लहर दौड़ गई। सेठ, आप झूठ बोल रहे हो। मुखिया जी, इनके गोदाम में अनाज और धन से भरे बोरियां पड़ी हैं, लेकिन हमें सेठ हमारी मेहनत का सही दाम नहीं देना चाहता। हाँ मुखिया जी, अगर सेठ को इतना ही घाटा हो रहा है तो इसका व्यापार कैसे बढ़ रहा है? गांव के लोग सेठ की सच्चाई समझने लगे।
मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर सेठ जी आप मजदूरों को पूरा मेहनताना नहीं देंगे तो पंचायत यह फैसला करेगी कि मजदूर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे और गांव के लोग आपसे कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। सेठ धनसुख ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसे एहसास हुआ कि अगर मजदूरों ने उसके यहाँ काम छोड़ दिया और गांव वालों ने उससे व्यापार बंद कर दिया तो उसका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है मुखिया जी, आज के बाद मैं मजदूरों को पूरा मेहनताना दूंगा और उनका बकाया भी वापिस कर दूंगा और मुझसे कर्ज से पैसे लिए हैं वो भी मैं माफ करवा दूंगा। यह सुनते ही गांव के मजदूरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके संघर्ष ने आखिरकार रंग ला दिया था। इसीलिए कहते हैं एक ना एक दिन गुलामी के दिन खत्म हो ही जाते हैं। कैसी भी मुसीबत आ जाए लेकिन हार नहीं मान।